हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 4 के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला है आधार तल। आधार तल क्या है? तो नदी अपरदन के निम्नतम या चरम सीमा होती है, जहाँ पर नदियाँ अपरदन के क्रियाकलाप बंद कर देती हैं, कटाव की क्रियाएं बंद कर देती है। आधार तल की संकल्पना 1875 में मेजर पावेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो आधार तल है, ये सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक सकारात्मक होता है, जहाँ से हमारा अपरदन प्रारंभ होता है, और एक होता है नकारात्मक, जहाँ से अपरदन और आगे नहीं बढ़ता है। तो दो तरह की आधार तलें होती है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। साधारण भूदृश्य सिंपल लैंडस्केप, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि जब आप बहुचक्रीय स्थलाकृति पढ़ते हैं तो बहुचक्रीय स्थलाकृति में हारबर्ग महोदय का ध्यान दीजिए। यहाँ पर हारबर्ग महोदय ने 5 बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के बारे में बात किया था। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें कि 5 बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के बारे में बात किया था हारबर्ग महोदय ने, जिन्होंने सिंपल लैंडस्केप यानी साधारण भूदृश्य, मिश्रित भूदृश्य, एक चक्रीय भूदृश्य, बहुचक्रीय भूदृश्य और पुनर्जीवित भूदृश्य के बारे में बात किया था। यहाँ पे आप लोगों को देखना है सिंपल लैंडस्केप, तो वे भूदृश्य जो एक ही भूआकृति की प्रक्रम द्वारा निर्मित होते हैं। जब एक ही भूआकृति की प्रक्रम द्वारा निर्मित होंगे, जैसे जलप्रपात, सर्ख, अरेत, बालू का स्तूप, ये एक सिंपल लैंडस्केप है, एक ही भूआकृति प्रक्रम द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसे साधारण भूदृश्य कहते हैं। स्वासिनबर्ग, ये कोबर महोदय का जो माउंटेन ओरेगन थ्योरी है उससे संबंधित है। मध्यपिंड की संकल्पना भी इसे कहते हैं। ये जो स्वांसिनबर्ग या मध्यपिंड कहते हैं, इसे कोबर महोदय ने शब्दावली का प्रयोग किया है, और इसे इसका अर्थ क्या है? दो पार्श्ववर्ती पर्वत श्रेणियों के मध्य वलन से अप्रभावित भाग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि वलन से अप्रभावित भाग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्वासिनबर्ग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका और यहाँ दो क्षेत्र है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है जो प्रभावित नहीं होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये प्रभावित नहीं होगा, तो इसे ही हम मध्य पिंड या स्वासिनबर्ग कहेंगे। जबकि ये जो उठा हुआ भाग है, वलन से प्रभावित भाग है दोनों किनारे को, तो इसको हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे रेड कैटन में। और ये सभी शब्दावली आपके कोबर महोदय है। तो दो पार्श्ववर्ती पर्वत श्रेणी का मध्य का भाग है, ये एक पर्वत श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी, इसके मध्य का जो ये पोर्शन है ये प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित रहता है, जिसे मध्य पिंड कहते हैं या स्वासिनबर्ग कहते हैं। केटोजॉन, ये भी कोबर महोदय का, जिसे दृढ़ भूखंड कहते हैं। तो प्राचीन भूसन्नति के दोनों ओर स्थित, प्राचीन भूसन्नति के दोनों ओर स्थित दृढ़ भूखंड को, प्राचीन भूसन्नति के दोनों ओर स्थित दृढ़ भूखंड को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं केटोजन। यानी कि जो भूसन्नतियां हैं, इस भूसन्नति के दोनों ओर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो रहता है इसे हम लोग कार्टोजन कहते हैं, ये काफ़ी कठोर होता है। ओरोजोन क्या होता है? ये भी कोबर का दिया हुआ है। जहाँ पर्वत आज है वहाँ कभी, जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम हिमालय की बात करें, क्योंकि हिमालय भी एक भूसन्नित टेथिस भूसन्नति से निर्मित है, तो हिमालय की बात करें तो ये कह रहा है ओरोजोन में कि जहाँ आज पर्वत है, जैसे आज ये हमारा क्या है, आज हमारा ये हिमालय है, हिमालय है, तो आज हिमालय है, तो जहाँ आज पर्वत है वहाँ भूतकाल में प्राचीन भूसन्नतियाँ थी, जैसे टेथिस भूसन्नतियाँ। उसके तलछट पर मोड़ पड़ने से, इसके जो अवसादीकरण हुआ है, मोड़ पड़ने से विशाल हिमालय पर्वत या अन्य पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओरोजन। देखिए ध्यान दीजिए, ये सभी शब्दावली जो मैं आज बता रहा हूँ आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। रेड कैटन क्या है? अभी मैंने कहा कि दृढ़ भूखंड के किनारों पर दो पार्श्ववर्ती वलित पर्वतों की श्रेणियां हैं, दो पार्श्ववर्ती वलित पर्वतों की श्रेणियां हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड कैटन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है वलन का, ये रेड कैटन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीच का भाग अप्रभावित रहता है। जब अप्रभावित रहेगा तो इसे मध्यपिंड या स्वासिनबर्ग के नाम से जानते हैं। अब ये होता कैसे? जब दोनों तरफ से ये प्रेशर होता है, दोनों तरफ से दबाव होता है, तो उनके परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि ये जो
अब देखिएगा कि दबाव, मैंने यहाँ पे तनाव मूलक बल का बात नहीं किया, क्योंकि जब तनाव मूलक बल की बातें होती हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है। ध्यान दीजिएगा, तनाव मूलक बात में एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है, जबकि आपका दबाव में एक प्लेट दूसरे प्लेट की यानी अभिसारी प्लेट के रूप में काम करती है। तो फिर हमारा वलन पड़ता है। उसके बाद आपका आता है भूकंप से संबंधित काफी शब्दावली। अवकेंद्र, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर देखिए, अवकेंद्र को हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर के बाद उद्गम केंद्र भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम ऊर्जा निकलती है। देखिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, जहां सर्वप्रथम ऊर्जा निकलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ से हमारा जो एनर्जी जा रहा है, तो ये जो जा रहा है यहाँ से, तो ये हमारा भूकंप मूल है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये प्रकट होगा तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग अधिकेंद्र कहेंगे, ईपी सेंटर कहेंगे। हाइपोसेंटर यानी कि भूकंप मूल और ईपी सेंटर मतलब अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र ये हो जाएगा अधिकेंद्र आपका, और ये हो जाएगा मूल, भूकंप मूल फोकस। तो ये दो है। यहाँ पे हमेशा जो भूकंप मूल है अधिकेंद्र पर समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अवकेंद्र, अवकेंद्र, अधिकेंद्र। तो अवकेंद्र क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम ऊर्जा निकलती है, उसे पृथ्वी के आंतरिक भाग का यहाँ से निकलती है, तो भूकंप मूल हो गया, जो इसमें पी और एस तरंगे हैं, जबकि अधिकेंद्र से एल तरंगे हैं। अधिकेंद्र धरातल का वह बिंदु, देखिए यहाँ धरातल का वह बिंदु, जबकि अवकेंद्र में पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम कंपन महसूस होता है धरातल पर, तो वो हमारा क्या होता है, अधिकेंद्र। यहाँ पर एल तरंगों का उद्भव होता है, अभी मैंने बताया, और 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे हम लोग देखते हैं आइसोसिस्मल। ध्यान दीजिएगा, आइसोसिस्मल मानचित्र पर एक समान छति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है, खींची गई जो रेखा है मानचित्र पर, क्या दिखाता है, एक समान क्षति दिखाते हो, आइसोसिस्मल कहते हैं। मानव मकान की नींव पर निर्भर करता है कि उसकी अनियमितता पर किस प्रकार वो क्षति पहुंचाएगा। आइसोसिस्मल। होमोसिस्मल क्या है कि वे रेखाएं जो एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाती है। ये क्षति वाले रेखा जो अगर होगा तो आइसोसिस्मल होगा, और होमोसिस्मल वे रेखाएं जो एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थान को मिलाती हैं, वो अंडाकार होती हैं और दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं। ये अधिकेंद्र पर होता है होमोसिस्मल। प्रारंभ क्या है, ये पैंक महोदय का है, पैंक महोदय का जो अपर्दन साइकिल है उससे संबंधित है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लहरनुमा सतह जहाँ पैंक द्वारा अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है, उत्थान से पूर्व की दशा जहाँ अंतर्जात शक्तियाँ कार्य करती है, प्रारंभ कहती हैं। एपेरोजेनेटिक, ये अर्थ मूवमेंट का है, यह अंतर्जात बल है, अंतर्जात संचलन है, जो पृथ्वी के तिर्जा के सहारे कार्य करती हैं और महाद्वीप महासागरों का निर्माण होता है। इसी में उमंजन निमंजन जैसे समुद्र तल की घटनाएं। उसके बारे में मैं बात कर लूँ कि जो हमारा अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल को सामान्य तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन सा दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका पटल विरूपण होता है, एक आपका आकस्मिक बल होता है। पटल विरूपण के अंतर्गत महाद्वीपीय निर्माणकारी होता है, साथ ही साथ ये आपका पर्वत निर्माणकारी भी होता है। महाद्वीपीय निर्माणकारी में अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय निर्माणकारी में दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। उसके बाद आपका पर्वत निर्माणकारी में कहें तो तनाव और प्रेशर है, तो प्रेशर से हमारा वलन संवलन, तनाव से भ्रंश और विभंग बनता है। तो ये पूरे फॉर्मेशन है आपका एपिरोजेनेटिक अंतर्जात बल का। अब हम आते हैं आगे पर्वतीय संचलन। जैसे हम पर्वतीय संचलन एक प्रकार से क्षैतिज संचलन होता है, जो कि महाद्वीपीय संचलन आपका लंबावत संचलन होता है। ये तनाव मूलक और संपीड़न मूलक बल लगता है, फिर जिस कारण वलन भ्रंश की उत्पत्ति होती है और वलनीकरण भ्रंशीकरण द्वारा सागर तल में परिवर्तन होता है। तप्त स्थल, ये आपका बायोजियोग्राफी से संबंधित है, और साथ ही साथ हम प्लेट विवर्तनिकों में भी देखते हैं। हॉटस्पॉट कोर मेंटल्स में के सीमा है। हॉटस्पॉट ये बेलूनाकार स्प्लूम होता है, ज्वालामुखी स्थायी केंद्र है जो प्लेट संचलन का कारण बनता है। एस्कर क्या है, हिमानी से बनता है। ये मिश्रित भूदृश्य, ध्यान दीजिए, ये मिश्रित भूदृश्य है, और यह हिम और जल के निक्षेप से निर्मित होती हैं, और जिस कारण आपका क्या होता है, मोटे बालू और कंकड़ पत्थर के जमाव होते हैं और घुमावदार टेढ़े मेढ़े संकीर्ण होते हैं। अक्सर हिमनद से, हिमनद कूट भी कहते हैं। कैटिल या हमक या जलोढ़ निर्मित स्थलाकृति या मिश्रित भूदृश्य ये भी है, ये भी हिमानी से बनता है। हिम पिघलने से निर्मित गड्ढे हैं, और कैंटिल के अंदर छोटे छोटे टीले बन जाते हैं तो हमक कहते हैं। पेनिप्लेन की क्रमे द्वारा दिया गया है 1933 में, जो पेनिप्लेन का
संशोधित रूप है। ये बाढ़कृत मैदान के सम्मिलन क्षेत्र होता है, जो बाढ़ के मैदान को मिलाने वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसका विकास होता है। उत्पाटन, ये आपका हिमानी का अपर्दन कारक के रूप में कार्य करता है प्रक्रिया में, उत्पाटन प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या है, यह हिमनद अपर्दन की महत्वपूर्ण क्रिया है, यांत्रिक भौतिक क्रिया। जब हिमानी आगे बढ़ती है तो अपने मार्ग में आने वाले तली और दीवारों को कठोर चट्टान तोड़ते हुए उखड़ते हुए चलती है, जिसे उत्पाटन कहते हैं। तल संतुलन, तल संतुलन हमारा क्या है, तो जिसे हम क्रम संतुलन कहते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल की सतह को निम्न स्तर तक ले जाते हैं, सामूहिक रूप से तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं। ग्रेडेशन भी दो प्रकार का होता है, ए ग्रेडेशन होता है कि एक ग्रेडेशन। ए ग्रेडेशन, इसमें क्या है कि ग्रेडेशन में कि वे प्रक्रियाएं हैं जो स्थल मंडल की सतह को निम्न स्तर तक ले जाती है, एकदम कटाव करके, लेकिन ए ग्रेडेशन फिर वो उत्थान करता है। तलोच्चान या निम्नीकरण, वे सभी क्रियाएं जो धरातल को नीचा करने लगती हैं। तलोच्चन या निम्नीकरण। तलोउच्चन अभिवृद्धि, वे क्रियाएं जो निम्न भाग को भरने लगती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और अपर्दन के कारक भी कमजोर हो जाते हैं। हॉर्स्ट पर्वत क्या है, देखिए ये अर्थ मूवमेंट का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो अर्थ मूवमेंट में हॉर्स्ट पर्वत, रिफ्ट घाटी, रैंप घाटी जैसे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखने को मिलता है। हॉर्स्ट पर्वत दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो अगल बगल नीचे धंस जाता है, तो उसे दरार घाटी या कगारनुमा भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी, दो दरार घाटी के बीच का भाग कई किलोमीटर लंबाई में धंस जाता है तो उसे द्रोणी का निर्माण होता है, दरार घाटी। सिलिका पृथक्करण, ये अक्षय से संबंधित है। आर्द्र क्षेत्रों में चट्टान से सिलिका घुलकर ऊपर और नीचे स्थानांतरण हो जाती है और यही आपका जो है पृथक्करण कहलाता है। पेडजोर और पेडोकल मृदा में पृथक्करण देखते हैं। अक्षय क्या, स्थैतिक क्रिया है जो किसी स्थान पर चट्टानों के चूर्णों को बिखरने में कार्य करती है। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको 25 महत्वपूर्ण शब्दावलियों को बताया और आगे आने वाले वीडियो में मैं पुनः 25-25 करके 2 वीडियो और लेकर आऊँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।